हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड ख्वाजा राहत लतीफ़ 1978-79 में सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रावलपिंडी रहे। सरगोदा में भी डिप्टी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है। आइए उनसे बात करते हैं। कैसे जनरल साहब आप? शुक्र अल्लाह का जी, खैरियत है बिल्कुल। आज आपकी हमारी मुलाकात आपकी ये किताब जो आपने लिखी प्लस भुट्टो एपिसोड, हम इस पर बात करेंगे। हमारा पहला सवाल, आपकी किताब से जब हम पढ़ते हैं तो एक सवाल उभरता है। आपने तहरीर किया कि पीएनए के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, पीएनए ने अपनी तहरीक सस्पेंड कर दी और हुकूमत ने तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दिया, मगर इन डेवलपमेंट्स ने फौजी अफसरान को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम आज ये जानना चाहेंगे कि फौजी अफसरान को किस चीज़ ने सोचने पर मजबूर किया। देखिए, बात यह है कि ये जब पीएनए की मूवमेंट हुई थी और इसकी नेगोशिएशंस के लिए हफीज़ पीरज़ादा साहब को लगाया गया था भुट्टो साहब ने, और जबकि इससे दस्तखत करने से पहले भुट्टो साहब खुद चले गए मिडिल ईस्ट के दौरे पर चले गए और इस पर कोई दस्तखत ना हो सके। दस्तखत ना होने की वजह से ये फिर कोई एक आध दिमाग के बीच में चीज़ें भी आने शुरू हुई फौजी अफसरान के दरमियान कि भाई ये जो इसको साइन करने के लिए जब साइन करने का वक्त आया, दस्तखत करने का वक्त आया, तो ख़ुद यहाँ से मुल्क से गैर हाज़िर हो गए। इससे अफरा तफरी पड़ गई, जिसकी वजह से फिर ये तमाम काम जो है गालिब साहब, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने को वादा किया था फौज से कि मैं फ़लानी तारीख को दस्तखत कर दूंगा? नहीं, कोई ऐसी मेरे इल्म में नहीं है। जब ऐसा कोई वादा नहीं था तो फिर फौजी अफसरान ने अपनी सोच को क्यों बदला? अर्ज़ यह है कि मैं तो इस फौजी अफसरान की सोच में मुब्तला नहीं था, ना मेरा कोई इसके साथ कोई ताल्लुक था, लेकिन ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, ऑपरेशन जो आपकी ऑब्जर्वेशन है सफ़ा 182 पर, फौजी अफसरान को क्या मजबूर किस बात ने किया? इसी बात पे कि चूँकि ये आपको याद होगा कि यहाँ लाहौर के बीच में 3 ब्रिगेडियर्स ने इनकार भी कर दिया था कोई गोली चलाने के लिए, और यही उनका ख्याल था कि जो अपने आदमियों के ऊपर जो गोली चला ली है ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल इसको हल करना चाहिए। यहाँ तक कि बल्कि कोर कमांडर्स ने कहा अपने ये ज़ियाउल हक साहब को जी कि आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, आप जाकर भुट्टो साहब से बात करें कि ये मसले को पॉलिटिकल तरीके के साथ हल किया जाए। और ये उन्होंने कहा अगर आप बात नहीं करते फिर आप उनको कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस के बीच में ले आए, हम उनसे बात करेंगे। सो ये प्रेशर्स थे जो कि मुल्क के अंदर जो पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से कि ये सोच गालिबन उस वक्त आई कि जी कि इसको अभी ये मुल्क से ये सवाए इसके कि इसको मुल्क को टेक ओवर किया जाए, और किसका जवाब नहीं बनता। आपने तहरीर किया कि अवाम की कुछ हरकतें जवानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस थी, जिनकी वजह से आर्मी की दस्तों का मोराल गिर चुका था। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि अवाम की ऐसी क्या हरकतें थी जो जवानों के लिए बेइज्जती का बाइस बनी? देखिए जी, ये जो यहाँ पर एक जो मूवमेंट हुई थी जिसमें कि लाहौर के अंदर ये एक जो निकले थे, जो जुलूस निकला, और उस जुलूस के बीच में एक लाइन को ड्रॉ किया गया, एक उसको ज़मीन के ऊपर, और कहा गया कि जुलूस को कि आप इस लाइन को क्रॉस ना करें, और उन्होंने उसको छलांग लगा के उस लाइन को क्रॉस किया और कहा कि लो हमें गोली मारो, लेकिन वो गोली चली नहीं है इसके बारे में। सो दूसरी बात यह है कि ये जो उन्होंने फिर थोड़ा सा ये फ़ौजियों के ऊपर थोड़े से ऐसे बातें करनी शुरू की, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है ये ऐसी थी बातें जो कि फ़ौज के मजाज के ख़िलाफ़ थी, इसलिए उन्होंने ये महसूस किया कि ये चीज़ जो है ये ठीक नहीं है। और ये वो बातें कौन कर रहे थे फौज के मिजाज के खिलाफ? देखो जी, जब हम बैठते हैं ना आपस में बात करते हैं, जब आपको फौज की एक पल्स मिलती है, जो आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू मिलती है, तो ये ज़ाहिर है कि खबरें उसी तरफ से आती हैं, और कोई डायरेक्टली आके आपका तो मिलाप कोई नहीं होता उस आदमी। जैसा आप ये कह रहे हैं कि जो मुजाहिरीन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, वो फौज के खिलाफ भी बातें कर रहे थे? नहीं, ये वो बात नहीं है। बात यह है कि फौज का जो अमला है उसके मोराल का ख्याल रखना ये तो बहुत लाजमी चीज़ है। नहीं, मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अब सवाल यह है, अवाम की कुछ हरकतें जवानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस थी। अब सवाल है कि जुलूस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ निकल रहे थे, अवाम की कौन सी हरकतें थी जो फौजी जवानों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनी, वो हमें बताएं। देखिए ना, एक बात तो एक ये है, ये मैंने आपको जो अर्ज़ किया है कि जब आप एक काम के लिए आपको बताया गया है आपको काम करने के लिए, और वो काम के रोकने के लिए आपको बताया गया, और लोग उसके बावजूद उसको नहीं मानते और फिर आप गोली भी नहीं चला सकते, तो जाहिर है कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान के जब फौज के बीच में हुक्म दिया जाए, और एक हुक्म दिया जाए कि जो आपने ये काम करना है वो काम करने से फिर रोका जाए या रुक जाए बंदा, तो फिर जाहिर है कि उसका मोराल के ऊपर जरूर। सर, फौज ने आज तक सजाए मौत पाने वाले कितनी कैदियों को एस्कॉर्ट किया सुप्रीम कोर्ट की अदालत तक? वो ये अर्जी है कि ये तो आप देखें, पर्सनैलिटी देखें कौन है। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री
है, भुट्टो साहब जैसे ये पर्सनैलिटी का आदमी, आप देखें उसकी स्टेटस क्या है, उसकी क्या पर्सनैलिटी क्या है, शख्सियत क्या है उस आदमी की, और फिर उसके कितने आदमी हैं जो कि आके तो उसको रिएक्ट कर सकते हैं उसके बारे में। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट थी उसके एस्कॉर्ट करने का मकसद ये नहीं था कि उनको लेके जाना, वो गए तो अपनी गाड़ी में थे, जो भी गाड़ी उनके लिए तैयार की गई थी, और लेके पुलिस ऑफिसर गए थे, आपने देखा होगा सलाउद्दीन न्याजी था जो कि उस वक्त उनको एस्कॉर्ट करके गए किया। हमने एस्कॉर्ट नहीं किया, लेकिन हमारी वरी ये थी कि यहाँ पर जो 14 इंटरजेक्शन बनते हैं बार रोड के ऊपर रावलपिंडी में, कि किसी तरफ से भी कोई रिएक्शन हो सकता है इनको छुड़ाने के लिए, हमारा वहाँ के साथ उनके साथ जाना इस मकसद के लिए था। क्या ये हकीकत है कि फौज ने जेल को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था? नहीं, ये बात नहीं। अगर फौज ने अब जेल को अपने कंट्रोल में नहीं लिया हुआ था, तो ये स्केच आपने अपनी किताब के आखिर में दिए हैं, इन स्केच का मकसद क्या है, इसमें क्या हाईलाइट करना चाहते हैं? वो मकसद ये करना चाहते हैं कि इस जो गैलोज हैं वहां तक, यहाँ से लेके कोई जीप तक नहीं जा सकती। आप ये कहना चाह रहे हैं जनरल साहब के रावलपिंडी की वो जेल जहाँ पे जुल्फकार अली भुट्टो कैद थे कभी भी फौज के हवाले नहीं की गई? नहीं, उसकी सिक्योरिटी, बाहर से सिक्योरिटी, आउटसाइड सिक्योरिटी, इंटरनल जितना था मामला, ये सब जेल हुकाम के हवाले। क्या जेल के चारों मीनारों पे फौज के लोग तैनात न थे? थे। क्या ये हकीकत नहीं कि जनरल चिश्ती आपको इसलिए पसंद नहीं करते थे कि जब आपकी तैनाती की तो ज़िया उल हक ने बराह रास्त तैनाती की थी, जनरल चिश्ती से उन्होंने मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा था? हो सकता है ये बात हो। आपको ज़िया उल हक ने इतनी क्यों प्रमोशन दी? मैं तो ये प्रमोट करने से डजंट मीन कि आपके रैंक्स बढ़ा दिए गए, मतलब क्यों जनरल ज़िया उल हक ने आप ही को पिक करके क्यों भेजा? देखिए, बात यह है कि जनरल ज़िया के साथ तो मैंने पहले भी नौकरी की थी। जनरल ज़िया जब ब्रिगेड मेजर थे, जब मुझे कमीशन मिला 1954 में, तो ज़िया उल हक साहब 55 के बीच में ये ब्रिगेड मेजर थे, 3rd आर्मर्ड ब्रिगेड। 1954 और ये ब्रिगेड मेजर थे उस वक्त। एक तो वक्त वो नौकरी की इनके साथ, फिर ये ब्रिगेड कमांडर हुए जब मैं खारिया में पोस्ट हुआ, फिर मैं GOC जब बन के ये आए 1st आर्मर्ड डे पे, मैं उस वक्त कमांड कर रहा था, जिन्होंने फिर इनके नीचे काम किया। सो जान पहचान मेरी इनके साथ बहुत थी इस सिलसिले के बीच में। जिस तरह मैंने बताया कि चूंकि ये एक, मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि एक सेंसिटिव सी एक असाइनमेंट थी, वैसे भी 111 ब्रिगेड की असाइनमेंट भी बड़ी सेंसिटिव होती है। वो चीफ ये चॉइस होती है हमेशा, उसकी चीफ की अपनी चॉइस होती है या कोर कमांडर के साथ कंसल्टेशन होती है। मुझे डायरेक्टली उन्होंने वहाँ पे पोस्ट किया। मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं उस वक्त इतनी जल्दी मुझे कहा गया मूव करने के लिए, विदिन 2 days आई शुड गो एंड टेक ओवर द कमांड ऑफ द ब्रिगेड। तो मैं साजिश हो रही थी जिसको रोकने के लिए ऐसा किया गया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई साजिश थी ऐसी। मैं डोंट क्या थिंक साजिश नहीं थी। भुट्टो साहब जेल में थे। हाँ, ये हरेडी, ये मेरे अपने दिमाग में भी था कि हरी इसमें क्या थी ये करने के लिए, क्यों ये किया गया। मेरी असेसमेंट ये है कि चूंकि चिश्ती साहब उस वक्त मुल्क के अंदर नहीं थे, ये मुल्क से बाहर थे, तो गालबन हो सकता है कि मुल्क से वापस आने से पहले मुझे वो चाहते हों कि मैं इस ब्रिगेड की कमांड को टेक ओवर कर लूँ। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। अब आप जनरल चिश्ती के बारे में अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। ये कोर कमांडर की जिम्मेदारी है कि वो अपने सबऑर्डिनेट कमांडर की ट्रेनिंग करें, मगर जनरल चिश्ती ने कोई ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं की। जी, आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्ज़ाम नहीं लगा रहा मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदमी, उन्होंने अपनी, चूँकि मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उसकी किताब के बीच में कुछ उन्होंने इस तरह का जिक्र किया कि ये, चूँकि मैंने देखा है कि चूँकि एक सीनियर आदमी की ड्यूटी होती है जूनियर आदमी की को ट्रेन करना। अगर कोई ट्रेनिंग करनी है कि मेरे ब्रिगेड की, तो वो ज़ाहिर है चूँकि मैं कोर के डायरेक्टली अंडर कमांड था, कोर कमांडर के, सो इसलिए ज़ाहिर था कि जो चीज़ मैंने को ट्रेन करना है, मेरी को ट्रेनिंग प्लान करनी है, तो वो चीज़ एक्सपेक्टेड दैट द कोर कमांडर वुड ऑर्गेनाइज इट। उन्होंने अपनी कमांड को ट्रेनिंग देने के बजाय अपने आप को वजारत और सियासी मामलात में ज़्यादा मुलव्वस किया हुआ है। ये काम तो आपके सदर साहब भी कर रहे थे, जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कर रहे थे। क्या आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपने आप को वो वजारत और सियासी मामलात में ज्यादा मुलव्वस नहीं कर रखा? नहीं, देखिए, बात यह है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो डायरेक्टली कमांड तो आर्मी को नहीं करते ना, उनके नीचे बंदे होते हैं ना। तो मेरा सवाल है, यानी जो इल्जाम आप अपने कोर कमांडर पर लगा रहे हैं, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कोर कमांडर पर। आपकी जो राय है, आपकी अपने एक कोर कमांडर के बारे में ये राय है कि उस कोर कमांडर ने अपने आप को वजारत और सियासी मामलात में ज्यादा मुलव्वस किया हुआ था। सर, क्या आपके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने अपने आप को सियासी मामलात और सदारत में मुलव्वस नहीं कर रखा? दोनों के एक फर्क है बहुत ज्यादा। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है कमांड करता है थ्रू द कोर कमांडर्स। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ डायरेक्टली ट्रेन किसी को नहीं करता। तो उसको इजाजत नहीं है, वो इसको दिस इज द वे द आर्मी रन। आपने कहा द कमांडर ऑफ 111 इन्फेंट्री रेजिमेंट ग्रुप वाज बीइंग वॉच्ड क्लोजली। Now my question is this: by whom? By the intelligence. Which intelligence? The ISI and the military intelligence.
वो इसलिए कि ये पिंडी के बीच में एक ही फॉर्मेशन है, दिस इज 111 ब्रिगेड, और कोई फॉर्मेशन हेडक्वार्टर फॉर्मेशन पिंडी के बीच में नहीं है। और चूंकि ये मसला ऑलरेडी ये हो चुका था जिसके बीच में कि ये रावलपिंडी के बीच में एक मिलिट्री गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो रिएक्शन ये हो सकता था कि अगर कोई दाएं बाएं से ऐसा रिएक्शन हो जो कि इसके फेवर में ना हो, और वो अगर ये रावलपिंडी के ऊपर आके वो हावी होना चाहें, इसका मतलब इस बात के इम्कान है कि फौज के अंदर से भी रिएक्शन हो सकता है। यस, क्वाइट राइट, बिल्कुल। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन कंटिजेंसी प्लान हमारी जरूर थी। कंटिजेंसी प्लान में इस बात का शक था कि जुल्फकार अली भुट्टो की हमायत में भी काउंटर coup हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। क्या ये कभी ज़ेर बहस आया मामला? नहीं, ये बेज़ बहस कभी नहीं आया, लेकिन ये हमने प्लान्स बनाई थी, ये चूंकि मेरी जिम्मेदारी थी रावलपिंडी के डिफेंस के लिए, तो इसी जिम्मेदारी में से ये एक, जिस तरह के हमने जब वो जेल में थे तो हमारे ये दिमाग में आया कि कोई टनलिंग भी कर सकता है, कोई जहाज़ के जरिए भी आ सकता है, हेलीकॉप्टर के जरिए आ सकता है। ये कंटिजेंसी प्लान कमांडर ऑन द स्पॉट अपनी टास्क को सामने रख के वो बनाता है, किसी को बताना नहीं पड़ता, उसको फीड नहीं करना पड़ता कि तुमने ये करना है। उसको टास्क ये दिया कि तुमने पिंडी का ये देखना है कि बाहर से कोई इंटरफेरेंस किसी किस्म की ना हो, तो आप अपनी प्लान बनाते हैं। सर, आपको जनचिशी से ये क्यों कहना पड़ा मैं बतौर एसएमएलए जी डीएमएलए को जवाब दे हूं? जी हाँ, आपको नहीं? जी हाँ। वो इसलिए कि उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे मार्शल लॉ के बारे में बताते रहो, बताया करो। कि मैंने कहा जी कि ये तो गलत है, क्योंकि मैं आई कांट अफोर्ड टू आंसर टू द टू किंग्स। एक मेरा तल्लक है मार्शल लॉ का, मेरी लाइन डिफरेंट है, ब्रिगेड की कमांड मेरी लाइन डिफरेंट है। ब्रिगेड की कमांड में मैं आपके नीचे आता हूँ, आई एम आंसरेबल टू यू। मार्शल लॉ के मैं आपके नीचे नहीं आता। सर, आप मेरी बात का अगर बुरा ना मनाएं, क्या फौज का डिसिप्लिन इस हद तक खराब नहीं हो गया था कि आपने अपने कोर कमांडर को ये फिक्रा कह दिया कि आप उनको जवाब देने? नहीं, मेरा ख्याल है मेरा इस रैंक के ऊपर जब आप पहुंचे हो, ब्रिगेडियर आप बने हो, आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी आई हो, तो आई थिंक वन शुड बी वेरी फ्री एंड फ्रैंक विद हिज ओन कमांडर। इसमें कोई ये नहीं था कि मैं उनके साथ कोई ऐसी गलत बात कर रहा था। आई वाज टॉकिंग समथिंग व्हिच वाज वेरी करेक्ट। दिस इज द चेन ऑफ कमांड। इन फैक्ट आई वाज फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड। Will you allow all the brigadiers to talk to the corps commanders as you were talking at that time? One should, if they were not been talking, but this is not correct. आप एक हक की बात जब करते हैं आप, this was the correct. I was to follow chain of command. The army teaches you to follow the chain of command. In chain of command, where was General Chishti? Chishti was only my military commander. He was your military commander. Yes, not the martial law commander. All right. क्या military commander के पास ये हक था कि वो आपसे सवाल करे कि आप क्या कर रहे हैं? ये इसके मार्शल लॉ के बारे में, मार्शल लॉ के बारे में हक था। आपसे पूछते नहीं, मार्शल लॉ के बारे में कोई हक नहीं था मुझसे बात करें, बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू विद इट। जब उन्होंने आपको कहा कि मार्शल लॉ के लिए ट्रुप्स इस्तेमाल न करें, हाँ, तो आपने फिर भी इतराज किया? मैंने इतराज किया कि पहले ट्रुप्स इस्तेमाल हो रहे थे, पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को वो इजाजत थी कि वो अपने ट्रुप्स इस्तेमाल कर सकता है जबकि उसको इमरजेंसी के बीच में चाहिए उसको इस्तेमाल करना। मुझ पर पाबंदी लगाई जा रही थी। क्यों? वजह तो होगी। ये मैं बता रहा हूँ ना। फिर ये उनकी कोई ख्वाहिशात होंगी, उनकी मुमकिन है ख्वाहिशात हों, जिसके नतीजे में वो मुझ के ऊपर इतना वो प्रेशर डालना चाहते थे कि जी कि मैं इस तरीके, या मैं आई सबमिट और आई स्टैंड टू फॉलो द करेक्ट। सर, हु वाज योर इंचार्ज? ब्रिगेड कमांडर का इंचार्ज कौन था? कोर कमांडर नहीं था? कोर कमांडर मिलिट्री पर्पसेस के लिए। कैसे सर? मार्शल लॉ तो कोई हकीकत नहीं है ना। तो हकीकत तो ये है कि यू आर ए ब्रिगेडियर, और हकीकत ये है कि ही इज द कोर कमांडर। देखिए, मार्शल लॉ तो एक आनी जानी चीज है। अपॉइंटेड, इट वाज नोटिफाइड। You was appointed in Army of Pakistan, yes, or you were appointed for some person by the president, by the chief martial administrator. As what? As sub martial administrator of Rawalpindi. Okay, then why you were doing the other job then, sir? It was in addition to that. It was mentioned there. Sir, why these jobs were given to you? ये तो फौज की कमान का अपना ये फैसला है। फौज की कमान जब जनरल चिश्ती की होती है तो आप मानते नहीं हैं। नहीं, जनरल चिश्ती भी आपको फौजी कमांडर है, आप उसकी मान नहीं रहे। नहीं, आप बाहर बैठे हुए एक फौजी कमांडर को मान रहे हैं जो सदर पाकिस्तान है। मैं फौजी कमांडर की हैसियत से जनरल चिश्ती साहब की तमाम कमांड, वो जो इसका तल्लक फौज के साथ, ट्रेनिंग के साथ हो, फौज के साथ हो डायरेक्टली, I was an obedient man, certainly, from all aspects. But as far as the martial law is concerned, with this he is not concerned. आपकी किताब सफ़ा 236 और सफ़ा 267, क्या इस बात का खदशा था कि कोई बैरूनी हाथ भुट्टो को जेल से निकाल के ले जाएगा? It was in the air. ये हमें ये किसी ने ऑथेंटिकली किसी ने कहा हो, it was in the air। कभी हो सकता है कि इनको, मसलन जब हम जो सिक्योरिटी की बात करते थे, अभी किसी ने बताया नहीं था, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया था कि हो सकता है कोई टनलिंग करे। किस डायरेक्शन से टनलिंग करेगा, जो कि टनलिंग करके अंदर से आके तो
भुट्टो साहब को उठा के ले जाए। ये हमारा एक इट वाज वन ऑफ आवर कंटिजेंसी प्लान्स कि इसको अभी कैसे काउंटर किया जाए। क्या कैसे काउंटर किया आपने? वहाँ पे हमने ये बाकायदा उसकी रिकॉनेसेंस होती है उस इलाके के बीच में, रोज पेट्रोल जाते थे उसको वो देखने के लिए। सर टनल तो जमीन में खुद रही नहीं, लेकिन वो कैसे देख किसी जगह से हमें तो मालूम था ना कहाँ से, बाकी तो सारे घर भर थे, जो खुली जगह थी वहीं से टनलिंग शुरू होनी थी। वहाँ पे आपने फौज लगा रखी थी? नहीं, फौज नहीं लगाई थी, पेट्रोलिंग होती थी। पेट्रोलिंग होती थी, ये देखने के लिए कोई आदमी सुरंग खोद के जुल्फकार भुट्टो को अगवा न करे। तो ये वैसे सुनी सुनाई बात थी, आपके पास कंक्रीट सबूत कोई नहीं? कोई नहीं। हमारी ये भी थी कि भाई वर्टिकल भी कोई हेलीकॉप्टर भी आकर लैंड कर सकता है। सर हेलीकॉप्टर लैंड करता तो कैसे उठाता? वो क्या था उसका, क्या आपने इंतजाम किया था? फायर करते आप हेलीकॉप्टर पे, क्या करते? नहीं, वो बात नहीं, वो जो हमने इंतजाम में जो कंटिजेंसी प्लान्स हमारी, एक तो ये मैंने आपको बताया ना कि फोर्स टाल करने के लिए पेट्रोलिंग की, आपने ये बात कर लिया। आपने अपनी सिक्योरिटी को इस तरीके से कर लिया कि मसलन हमने वहाँ पर जो एंटी एयरक्राफ्ट गन भी लगाई हुई थी हमने उसके बीच में जेल के ऊपर, इसी काम के लिए कि कोई इंट्रूड ना करे। देखिए बात यह है कि वो आपने उस आदमी की जान को भी बचाना है। वो जो वहाँ पे 4 आदमी जो और जेल के अंदर थे जो कि भुट्टो साहब के उस वक्त खिलाफ थे, आखिर ये हमें ये भी था कि ये कहीं इनके ऊपर कोई हमला ना इस तरह का करे। सर अब आपने बात कर दी 4 और आदमियों की, आपकी किताब का भुट्टो के बारे में किताब लिखी रफ़ी साहब ने, उनका ये कहना है कि भुट्टो को बाकी 4 मुजरिमों के साथ 2 अप्रैल की सुबह 5 बजे इकट्ठे फांसी देने का फैसला किया गया था। क्या यही हकीकत है? 2 को तो फांसी का नहीं किया गया था, फांसी तो 4 तारीख को हुई थी। फांसी 4 तारीख फैसला किया गया था कि 4 मुजरिम वो और जुल्फकार अली भुट्टो 5 को बैक वक्त फांसी दी जाएगी। इसमें तब्दीली क्यों आई? नहीं, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये उनका भी वो 4 का भी ये फैसला किया गया हो कि उसी दिन इनकी भी फांसी हो जाएगी, इसका मुझे इल्म नहीं है। आई डोंट रिमेंबर। आपके इल्म में ये भी नहीं कि 2 अप्रैल को फांसी देने का फैसला किया गया था? ये मालूम है मुझे कि 2 नहीं, ये 2 का ये फैसला किया गया था, लेकिन 2 को फैसला टेक्निकली उसको पोस्टपोन किया गया था। क्यों? वो इसलिए किया गया था कि 48 आवर्स लैप्स करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के वक्त भुट्टो ने मुजरिम वाली गाड़ी में बैठने से क्यों इनकार कर दिया? ये तो भुट्टो साहब तो अब जिंदा नहीं है कि वो क्यों करें, लेकिन उस वक्त वो उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहते थे। वो कहते थे कि वो इस गाड़ी में क्यों बैठूं मैं, और वो आखिर में उसी में बैठे। ये सारा काम सुप्रिंटेंडेंट जेल उन्होंने किया, फौज ने उसके बीच में कोई मुदाखलत नहीं। अगर फौज चाहती तो बेहतर गाड़ी नहीं दे सकती थी? नहीं, हो सकती थी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो। सुप्रीम कोर्ट जो कुछ हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक बकायदा हो रहा था उसके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जेल मैनुअल को बदल दें और फांसी सुबह देने के बजाय 2 बजे रात दें। सुबह के बजाय रात को 2 बजे सुबह का वक्त मुकर्रर किया। मेरा ख्याल है कुछ सुप्रीम कोर्ट का नहीं, वो तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का उसके बाद आता है, उसको इंटीरियर का आता है। वो सारा सिलसिला होम डिपार्टमेंट ने किया था। वो सही हुक्म क्यों दिया गया कि अंदर कोई फौजी डॉक्टर भुट्टो के इलाज के लिए नहीं बुलाया जाएगा? फौजी डॉक्टर भुट्टो के इलाज के लिए नहीं बुलाया जाएगा? अब मैं तो आपको अपना तज्जिया ही दे सकता हूँ कि मेरे सामने किसी ने कोई ये हुक्म तो ऐसे पेश नहीं किया, लेकिन तज्जिया ही दे सकता हूँ कि आपने खुद दिया था? नहीं, यू ऑर्डर्ड? नहीं, लेकिन ये मैंने किताब में मेंशन किया हुआ, इसके बारे में कोई जिक्र किया हुआ? आपने किताब में मेंशन नहीं किया, एक और किताब में मेंशन आप हुए हैं। क्या? भुट्टो के आखिरी 323 दिन जी, पेज नंबर 45 जी, आपने हुक्म दिया कोई फौजी डॉक्टर भुट्टो के इलाज के लिए नहीं बुलाया जाए? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। जनरल शाह रफ़ी आलम को DMLA के ओहदे से क्यों अलहदा किया गया? ये तो अभी GHQ को पता होगा, जो उन्होंने जनरल सगीर को उन्होंने उनकी कमांड जो थी ना, 6 आर्मर्ड डिव कमांडर होता था जो कि DMLA होता था। उन्होंने 6 आर्मर्ड डिव से उनको कमांड से उनको 15 डिव के बीच में सियालकोट पोस्ट कर दिया, वहाँ पे डिव कमांडर दूसरा ले आए। तो जो भी डिव कमांडर नया 6 आर्मर्ड डिव में वो DMLA। क्या ये हकीकत नहीं कि आपने जनरल शाह रफ़ी आलम की मुलाकात जो बेगम नुसरत भुट्टो से थी उसकी इत्तला आपने ज़िया-उल हक को दी थी? नहीं, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं। भुट्टो के आखिरी 323 दिन सफ़ा 77। जी, मैंने कोई नहीं दी ऐसी। क्या आपकी मौजूदगी में ये फैसला किया गया कि अगर 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की अपील मंजूर कर लेती है और उन्हें रिहाई का हुक्म दे देती है तो फिर भी उन्हें रिहा नहीं किया जाना था? हमें कोई ऐसी कोई हुक्म नहीं था, नन टू आवर नॉलेज, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन ये आपने पढ़ा होगा कि ये न्यूज़ वीक के बीच में, मेरा ख्याल है कहीं किताब के बीच में दिया होगा
कि ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा था कि अगर सुप्रीम को उसको छोड़ेगी तो मेरे से भी छूटा हुआ है, अगर सुप्रीम को उसको फांसी देगी तो मेरे से भी फांसी है। उन्होंने अपना वो फैसला पहले। आपने कल रफीउद्दीन और सुप्रीम जेल को भुट्टो से अलहदगी में मिलने से क्यों मना किया था? सुप्रिटेंडेंट जेल को और रफ़ी को अलहदा मिलने से? जी, रफ़ी को अलहदा मिलने की कोई तुक नहीं थी वहाँ पर, बार बार मिलने की कोई तुक नहीं थी। रफ़ी का ताल्लुक ये नहीं था उसके साथ। आपको क्या एतराज़ था? एतराज़ ये कि उसका टास्क नहीं है। आपको उन पे शक था? नहीं, शक नहीं है, लेकिन जिस आदमी का टास्क एक नहीं है, क्या फ़ायदा उस आदमी को वहाँ पे उस काम के बीच में जाने का? क्योंकि ये फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो उसकी है, जो जेल की अथॉरिटी है, वो उसके ऊपर फिर वो ऑब्जेक्ट करते हैं इन चीज़ों के बीच में। क्यों उस चीज़ को ऑब्जेक्ट, क्यों उसको इनकरेज किया जाए जब उनकी जिम्मेदारी नहीं है उसकी? इसके बीच में जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपने उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। तो जो इंटरनल जितनी काम है वो करने सुप्रिटेंडेंट जेल ने। सुप्रिटेंडेंट जेल फिर आके मुझे कहे कि जी कि ये इस तरह आके इंटरफेरेंस हमारे काम में होता है, वो काम ठीक नहीं, मुझे गलत। भुट्टो साहब के 3 जो रिश्तेदार थे, मुमताज़ भुट्टो, नबी बख्श भुट्टो, पीर बख्श भुट्टो, परवेज़ अली भुट्टो, मिस्टर और मिसेस मनव्वर इस्लाम, उनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आखिरी मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी गई? इसके लिए क्या वजह आपने ली कि आपने उनको मिलने? आखिरी इजाज़त जो मुलाकात की है वो सिर्फ एक तो पहले ये लेट डाउन सारी चीज़ें होम डिपार्टमेंट करता है पंजाब का, जो कि करनी थी, नंबर 1 चीज़। क्या आप बता सकते हैं कि आपके इल्म में क्या है कि एक आदमी जिसको सजाए मौत दी जा रही हो, उसको मिलने वाले मुलाकातियों की तादाद का तयन होता है, या ये तय होता है कि वो 1-2 लोगों को मिलेगा? नहीं, मेरे ख्याल वो सिर्फ अपनी फैमिली का होता है, हमें ये बताया गया था, सारी फैमिली का होता है, और वो सारा अरेंज सुप्रिटेंडेंट जेल खुद करता है। सुप्रिटेंडेंट जेल ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये बताया था कि मुमताज़ अली भुट्टो, नबी भुट्टो, पीर बख्श भुट्टो, परवेज़ अली भुट्टो और मिस्टर बेगम मनव्वर इस्लाम आपसे अभी थोड़ी देर तक मुलाकात करेंगे, लेकिन फिर सिक्योरिटी पर्पसेस की बिना पर इन लोगों को भुट्टो से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ये मेरे इल्म में नहीं है, ये पता नहीं किस तारीख की बात है। खुद कहा कि लास्ट डे नहीं, लास्ट डे ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लास्ट डे जो आए, जो सिर्फ 2 को बुलाया गया था, वो उसकी 2 को क्यों बुलाया गया? वो वही उन्हीं की लास्ट मुलाकात होती है, जो उनकी बेगम की और उसकी बेटी की, और तो किसी की मुलाकात नहीं होती। सबकी मुलाकात तो आप नहीं कराते। जन्नत साहब, सजाए मौत के कैदी से मुलाकात के लिए असूल तय है कि उसके तमाम लवाहिकीन रिश्तेदारों से मुलाकात करते हैं, तमाम रिश्तेदार, और उसमें उसके बेटे भी शामिल थे जो उसके रिश्तेदार थे। नो, बेटा उसका कोई भी नहीं था। मुर्तज़ा और शाहनवाज के लिए उनकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे अपने बाप से आखिरी मरतबा मिलना चाहते हैं, आपने इजाजत ना दी। नहीं, ये गलत बात, इजाजत नहीं थी, वो सब मुल्क में थे नहीं। आ जाते वो तो उस वक्त तो नहीं थे। 48 घंटे में आ जाते। बात यह है कि 48 घंटे में आ जाते। बात यह है कि जो लास्ट मुलाकात जो उनकी हुई है, उनकी बेगम की और उनकी बेटी की, उनसे मुलाकात हुई है, वो तो तकरीबन 4 घंटे के करीब। सर, डेथ वारंट के कितने अरसे के बाद कैदी को बताना लाजमी था? हाँ, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं कि उनको बताना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है चूंकि जिस अगर आप उनको बर वक्त बता देते तो क्या ये मुमकिन नहीं था कि शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो अपने बाप को मिलने के लिए दुनिया के जिस हिस्से में भी थे वो पाकिस्तान में आके अपने बाप से आखिरी मुलाकात कर लेते? नहीं, मुमकिन है, हो सकता है वो मुमकिन है, ये हो सकता है, नहीं मुमकिन है, हो सकता है ऐसा होता। देखिए, बात यह है कि ये इतना सेंसिटिव था, ये लॉ एंड ऑर्डर इतना सेंसिटिव था, ये कोई एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं था। भुट्टो साहब वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। लॉ एंड ऑर्डर तो था ही कोई नहीं, लोग तो थे नहीं, सड़क पे कोई आया नहीं। अभी आपने कहा, आपने 2 दफा कहा कि 14 इंटरसेक्शन थे, आपने 2 दफा कहा 14 इंटरसेक्शन थे, किसी ने आकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वहां से अगवा नहीं किया। अभी यही बात करता हूँ, इसी पर अभी मैं अटका हुआ हूँ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि वो उसके बच्चों का आना और उनको मिलना, जो इजाजत थी कि आप उनकी बेटी और उनके बेगम को आप उनकी आखिरी मुलाकात करा दें, ये होम डिपार्टमेंट के पास सारी कंट्रोल था, किसी इंडिविजुअल के पास वहां पर। आप ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि फौज नाम की कोई चीज इस मुल्क में नहीं थी? नहीं, क्यों नहीं थी? वो सुप्रीम जेल ही फैसले कर रहा था और होम डिपार्टमेंट जितना फैसला है, माइंड यू, इट वाज ऑल बीइंग डन। हमारी जिम्मेदारी सिवाय सिक्योरिटी की और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आपने, आपके इल्म में था कि उसके बेटों को आप मुलाकात नहीं करने दे रहे? नहीं, ये गलत है, कोई ऐसी बात नहीं थी। आपने उनके बेटों को मुलाकात से नहीं रोका? मुझे कोई बिल्कुल नहीं रोका, ना मुझे पता था कि बोले उनके बेटे उनके वहां पे आना चाहते हैं। हमें यही पता था कि 2 को बुलाया गया है, जो सुप्रिटेंडेंट जेल ने उनको वहां से बुलाया। सर, जब फांसी आपका फैसला नहीं था तो फांसी के बाद आपने इतने सारे अहकाम क्यों जारी किए? कौन से, क्या अहकाम? फांसी के बाद कौन से अहकाम? फिर रफ़ी की किताब में है हमारे पास। अच्छा, वो रफ़ी की किताब का मुझे पता नहीं क्या उसके बीच में लिखा है, लेकिन सर ये क्या हम मान लें कि सिर्फ आप एक आदमी थे, रफ़ी नाम की कोई चीज नहीं थी? नहीं, रफ़ी कोई नहीं था, आप ही काम कर रहे थे आइसोलेशन में? नहीं, और कुछ नहीं हो रहा था? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, रफ़ी ने अपनी किताब लिखी है,
Was Rafi in the army? Rafi was one of my... Was Rafi under oath to the army? Rafi was Rafi ever punished? नहीं, for what? उसने कोई ऐसा काम तो किया ऐसा काम नहीं किया। तो फिर जो रफी किताब लिख रहा, हम जो उसको कोट कर रहे हैं उसके बारे में आप मैं ये कह रहा हूँ, ये रफी जस्टिफाई कर सकता है ना, क्योंकि मैंने बताया है कि मेरे सामने ये चीज ऐसी नहीं आई। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ सर, क्या आपने हुक्म दिया कि जेल के तमाम टेलीफोन काट दिए जाएं? ये हुक्म दिया जाए आपके साथ कम्युनिकेशन कोई ना बाहर हो। क्या आपने ये हुक्म दिया कि जब तक अब भुट्टो को फांसी ना दी जाए जेल से कोई बाहर नहीं जाएगा? ये ठीक बात। आप कैसे दे सकते हैं? ना ठीक है, नहीं कैसे? नहीं देखिए सर, जेल वाज नॉट अंडर यू। मैंने आपको बताया है, जेल तो होम डिपार्टमेंट के अंडर थी सर। बताया है, आप होम मिनिस्टर भी बन बैठे उस वक्त। नहीं, ये ऑर्डर्स मैंने नहीं दिए। आपने किसने दिए फिर? होम डिपार्टमेंट ने दिए। होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर आपने कन्वे किया। देखिए, आपने इंप्लीमेंट करना है, आपने इंश्योर करना है, हमने इंश्योर करना है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ऐसी ना हो। जेल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाहर होगी ना, बाहर होगी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि अगर ये सिचुएशन पहुंच जाएगी, अब भुट्टो साहब को फांसी दी जा रही है, अब इसकी उसके असरात बाहर क्या हो सकते हैं, ये तो आदमी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। भुट्टो की जो लाश की तस्वीरें वो कहाँ हैं? वो मेरे पास तो नहीं है। किसके पास? वो तो इंटेलिजेंस वाले का आदमी था। मैं तो आई वाज नॉट इन साइट, तो वो तो इंटेलिजेंस वाले कैमरामैन था जो उन्होंने तस्वीरें उनकी ली। कहाँ गई बाद में वो? उन्हीं के पास होंगी, इंटेलिजेंस। जिया साहब को दिखाई गई? ये मुझे मालूम नहीं, अगर उनको जरूर दिखाई गई होंगी, क्योंकि वो ही वाज द चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, सो आई शुड हैव नो डाउट ही मस्ट हैव सीन इट। क्या ज़ियाउल हक को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत की तस्वीर दिखाना लॉ एंड ऑर्डर का मसला था? नहीं, कोई ऐसा मसला तो नहीं था, नन व्हाटसएवर। मैंने कहा कि शायद दिखाई होंगी। क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत की तस्वीर बनाना लॉ एंड ऑर्डर का मसला था? नन व्हाटसएवर। ये भी ISI की क्या उनकी अपनी फिलॉसफी थी जो उनकी पता होगा। क्या वो तस्वीर बाद में उनके खानदान को दी गई? मुझे नहीं पता। Let us talk one thing very frankly, नौजवान साहब। सारी बातें फ्रैंकली। Your book, page 286 and 287 now, very important. आखिरी मुलाकात के बाद नुसरत भुट्टो ने जो खत जनरल ज़ियाउल हक को लिखा, इसमें क्या तहरीर था? Let us share it with the nation today. नहीं, it was a very pathetic letter. Whatever it was, let us share it, sir. हाँ, नहीं, वो उसके बीच में मेरा ख्याल है वो एक नाम था क्या, नकवी साहब, उन्होंने भी उसके बीच में। Sir, I'm talking to you. I'm not talking any Naqvi. ये हाथ से लिखा हुआ खत था। किसको हाथ से लिखा हुआ? addressed to whom? Addressed to the chief marshal, the president, to the chief marshal. By name? हाँ, by name. हाँ। कितनी लाइनें थी उस खत में? उसमें एक पूरा पेज था, एक पैड का जैसे पेज होता है। ठीक। इंग्लिश में लिखा हुआ था? इंग्लिश में लिखा हुआ। किसकी हैंडराइटिंग थी? ये उनकी अपनी हैंड राइटिंग में। बेगम नुसरत भुट्टो की। नहीं, ज़ियाउल हक को खत लिखा, आखिरी खत। हाँ। आपके हाथ आया, आपने नहीं, मेरे हाथ नहीं आया, वो खत आया सुपरिटेंडेंट जेल के हाथ। हम चूंकि उस वहां बैठे हुए थे, हमने भी खत को पढ़ा और ये खत को फिर इमीडिएटली कोशिश की कि ये डिलीवर हो जाए इमीडिएटली टू द प्रेसिडेंट ऑफ टू CM। क्या आप उस खत को मेरे से शेयर करना पसंद करेंगे? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। उसके खत के बीच में लिखा हुआ था कि हम ये सियासत को छोड़ देंगे, या हम मुल्क को छोड़ देंगे, हम बाहर चले जाएंगे, हम में से कोई हिस्सा नहीं लेगा, मेरे मियाँ को आप माफ कर दो। मेरे मियाँ को माफ कर दो। वो खत कहाँ है अब? वो मुझे मालूम नहीं, आई हैव नो आइडिया। वो तो उनके पास वो खत DMLA लेकर आया अलॉन्ग विद SSP, क्योंकि वो खत हमें नहीं, हमारे लिए नहीं लेके आया। आप बैठे हुए थे, आपकी मौजूदगी में वो खत आया? हाँ। तो वो खत जो था वो सुपरिटेंडेंट जेल ने फिर CMLA को भेजा, उनके मिलिट्री सेक्रेटरी को भेजा, वही लेके। जब आपने खत पढ़ लिया तो आपने भी किसी को इत्तला की? आपने किसको इत्तला की? नहीं, किसी को नहीं इत्तला की। हमारा कोई काम नहीं था इत्तला करना उसकी इस खत के बारे में, क्योंकि ये इत्तला सुपरिटेंडेंट जेल ने करनी थी, कोई ये माफी का खत। क्या वो खत ज़ियाउल हक के पास है? वो तो खुद चले गए यहाँ से, दुनिया से चले गए। क्या वो खत किसी आर्काइव में होगा? जरूर होगा, कहीं ना कहीं होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये खत मुझे कहाँ से मिल सकता है? ये या ISI के पास होगा, ISI के पास होगा, या ये IB के पास होगा, इनके पास ही कहीं के पास होगा। खत आपका तजुर्बा क्या कहता है, ये खत कहाँ होगा? मैं ISI के पास होना चाहिए, होना चाहिए। मैंने जब किताब लिखी है, मैंने बहुत कोशिश की उस खत को रिट्रीव करने की, मुझे वो खत नहीं मिल सका। बहुत कोशिश की। क्या आप ये समझते नहीं कि वो खत पाकिस्तान का एक नेशनल डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मैंने तो बड़ी कोशिश की, मैंने आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ यहाँ बैठे हुए कि मैंने बड़ी कोशिश की उस खत को लेने के लिए, ISI से कांटेक्ट किया, राब्ता किया कि मैं उस खत को पब्लिश करूँ यहाँ इस किताब के बीच में, क्योंकि इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए ये काम हुआ। मैं उसको उस खत को मैं नहीं प्रिक्योर कर सका, मुझे नहीं मिल सका वो खत। मैंने बहुत कोशिश की। साहब, क्या आपके नज़दीक ज़ियाउल हक का माफ़ी न देने का फैसला दुरुस्त था? मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा, मैं माफ़ी के बारे में बात नहीं करूँगा। जब डेथ सेंटेंस होती है
तो वो कंसेंसस से होती है, डिवीजन से नहीं होती। अक्सर कन्वेंशनली, मैं बाय लॉ नहीं बना रहा आपको, कन्वेंशन है कि आपकी सबकी राय होनी चाहिए कि ये आदमी को ये मौत की सज़ा होनी चाहिए। जब एक ही आदमी का डाउट हो तो फिर ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि आदमी ने क्यों किया। इस हालत के बीच में 3 जजेस ने जो दिया था, नोट दिया था, उसके बीच में उन्होंने इनको और अब्बास जो कि डायरेक्टर थे, उसके डिप्टी डायरेक्टर थे उसके FSF के, उनको रिहा कर दिया था। उनके बाद 4 जजेस ने ये उनको डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया था, इनकी पूरी बिल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने कन्वेंशनली आपको बताया है, मेरे नज़रिए के अंदर कन्वेंशनली डेथ सेंटेंस होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेजॉरिटी, उसमें कानून कोई ऐसा नहीं है जिससे उस तरीके से वो होगी, वो मेजॉरिटी वोट। आप वहाँ पे जेल में थे जिसको भुट्टो को फांसी दी गई? आप बाहर खड़े थे? बाहर खड़ा नहीं था, बाहर SSP के दफ्तर में बैठे हुए थे। आप SSP के दफ्तर में बैठे? कितने लोग आप बैठे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब एक आदमी को, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसको हैंग कर दिया जाएगा और हम उसकी डेड बॉडी लेंगे? हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी थी, उस डेड बॉडी को लेके उसके बाद जहाज के बीच में उसको चकलाला एयरपोर्ट। क्या सोच रहे थे, क्या बात कर रहे थे? आपकी घड़ियां बज रही थी, आप घड़ियों पे देख रहे थे। It was a sad moment. आप घड़ियों पे देख रहे थे, आप आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से? नहीं, इस पर सैड मोमेंट, बातें आम हो रही थी, लेकिन यह है कि जब द टाइम वाज ड्राइंग नियरर, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी सैड मोमेंट, वेरी वेरी सैड मोमेंट। इट वाज नॉट अ वेरी हेल्दी मोमेंट टू गेट दिस एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू दैट। भुट्टो की मैयत ले जाने वाला त्यारा चकलाला एयरपोर्ट पे वापस क्यों आया? वो खराब हो गया था रास्ते में। अपने तरीके मिस्टर भुट्टो की मैयत को VIP C-130 त्यारे में ले जाना, उन्हें VIP ट्रीटमेंट दी गई, मगर इस किस्मत में आखिरी सफर VIP नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेट, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, क्या ये एक VIP ट्रीटमेंट है कि एक प्राइम मिनिस्टर को सुबह का भी इंतजार नहीं किया गया और रात को फांसी लगा दी? VIP वर्शन का जहाज। ओके, वर्शन। मैं दूसरा सवाल कर रहा था जी हाँ, क्या एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को सुबह का इंतजार किए बगैर फांसी लगा देना फौजी उसूल था? देखिए बात, ये तमाम जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, ये किससे करनी चाहिए? ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। किससे करूं सर? मैं बताता हूँ आपको। जबकि एक तमाम जो तयनात जो करना है, टाइमिंग्स तयनात करनी है, आगे उसको कैसे, सर उसके करीबी अजीजों को लाश देखने की इजाजत ना देने का मेरी अर्जी है कि ये सारा जितना मसला भुट्टो साहब का था, इट वॉज बीइंग हैंडल्ड बाय द होम डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब। सर आप समझते हैं कि करीबी अजीजों की उसकी लाश ना देखने का फैसला भी होम डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ने किया? ना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमको ये कोई फैसला मैं कर सकता हूँ क्या? नहीं, टेक दिस डिसीजन कि आप फलाना आदमी मिल सकता है, फलाना नहीं मिल सकता आपको। नहीं, जो जितने भी ये वकील वकला हजरात हैं, जितने भी ये जो किसी को नहीं मिलने दिया आपने? नहीं, ये बता दूं आपको, जितने भी इनके आते थे, ऑर्डर्स आते थे, ये सुप्रीम कोर्ट से आदत आते थे कि इनको मिलने की इजाजत। हम एक स्पेसिफिक वाकये की बात कर रहे हैं जिसपे आपने स्पेशली, आपने पता है अपनी किताब अपनी लिखी, इसमें आपने एक बात की, प्लस भुट्टो एपिसोड। वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्कुल दिस एपिसोड। सर, फांसी लगने की इत्तला आपको किसने दी? रफ़ी ने, कर्नल रफ़ी ने, ऑन द वायरलेस आपको दी? जी। आपने किसको इत्तला दी? तो हम इकट्ठे थे, फिर मैंने अपने DMLA को बता दिया, जनरल सगीर को। What Sageer said to you? That's all right. It's okay. That's all. It's really Roger कह दिया. That's all. He must have informed RF. Yeah, what words were used? Roger. That's all right. What were the words? I don't remember now कि इतने सालों के बाद आप मुझसे सवाल कर रहे हैं 79 से लेकर। वैसे आज तक किसी भी फांसी के मुजरम की लाश को उसके खानदान को देखने से रोका गया? देखिए कानून तो यही है कि रोका ना जाए, उनके हवाले कर दिया। भुट्टो की फांसी के बाद सुबह 10 बजे फांसी हो गई है। 10 बजे DMLA ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें क्या बात हुई? उसमें ये बात जो हुई कि ये जो लोगों ने, उन्होंने कहा था गायबाना जनाजा पढ़ने के लिए, पीपल्स पार्टी ने, जो कि उनकी पार्टी ने रिक्वेस्ट की थी, हम गायबाना जनाजा पढ़ना चाहते हैं कल, द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग ऑन 5th। तो उसके बीच में जो बातें हुई कि ये इसको इजाज़त ना दी जाए। दिस वाज द कन्वर्सेशन। लेकिन मेरे ख्याल मैंने किताब में लिखा है कि आई वाज ए सपोर्टर ऑफ दिस, कि चूँकि ये एक मजहबी मामला है और मज़हब इजाज़त देता है, इनको इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए ये करने के लिए, गायबाना जनाजा पढ़ने के लिए। और ये अगर उन्होंने कहा जी कि ये फिर ये दूसरे दिन फिर इजाज़त मांगे, हमने कहा दोबारा भी इजाज़त, दूसरे दिन भी इजाज़त दीजिएगा, लेकिन अगर ये गड़बड़ करें तो फिर इजाज़त ना दीजिए, दूसरे दिन के बाद अब इजाज़त ना दें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला फिर इसको ये पोलिटिसाइज हो जाएगा।
तो पहले दिन के जो दिया इनको इजाज़त मिली, उन्होंने गायबाना जनाजा वहाँ पे पढ़ा और उसकी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं पड़ी। आपने बेनज़ीर को कहा कि ख़वातीन ऐसे बात नहीं करती, Why you have to say? वो ज़रा उन्होंने बड़ी फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की। फाउल लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की। वो जो हमको फौजियों के ये हिंदुस्तानी जो है वो जो तुम्हारी वो पतूने उतार कर तुम्हें ठुड्डे मारने चाहिए, इस तरह की बातें की। आपकी किताब सफ़ा 335। जी। वक्त गुजरने के साथ साथ जब भुट्टो थ्रेट खत्म होने लगी तो माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर की मुदाखलत बढ़ने लगी। जी ठीक बात है। उन्होंने अंडर ट्रायल केसेस के बारे में मालूमात मांगना शुरू कर दी और केसेस की सिविल कोर्ट्स में ट्रांसफर के अहकाम जारी करने शुरू कर दीजिए। ठीक है जी। सर यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, सब कुछ सिर्फ भुट्टो को फांसी देने के लिए था, फौजी अदालतों का मकसद पूरा हो गया था और केसेस सिविल कोर्ट में इसलिए वापस जा रहे थे। मैं भी आई विल एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्या ज़ियाउल हक भुट्टो को फांसी देकर उनकी हमायतियों की वफादारियां खरीदने में कामयाब हो गए? कुछ हद तक। सर आप एसएमएलए थे, तो बतौर एसएमएलए आपने कितने लोगों को सजाए मौत दी? किसी को नहीं थी। मेरे तो सजाए मौत आपने बतौर एसएमएलए कितने लोगों को कोड़ों की सजा दी? हाँ वो हुई होगी। कितने? 100, 200, 300? नहीं इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों को ज़रूर हुई होगी जो कि कंफर्म मैंने की होगी ये पनिशमेंट। मैंने सजा डायरेक्टली दी, सजा देती है मिलिट्री कोर्ट कंफर्मेशन के लिए, जो सबरी मिलिट्री कोर्ट की कंफर्मेशन के लिए एसएमएलए के पास आती है, स्पेशल मिलिट्री कोर्ट के लिए डीएमएलए के पास जाती है। क्या मुझे बताना पसंद करेंगे कि ज़ियाउल हक का व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ज़ियाउल हक ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड दिस इंफॉर्मेशन ऑफ भुट्टो बीइंग हैंग्ड? मेरा ज़ियाउल हक साहब को मैंने उस वक्त देखा तो नहीं है, ना मैंने देखा कि उनका क्या रिएक्शन, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये भुट्टो फोबिया उनके दिमाग पे था, हमेशा रहा, ये पीपल्स पार्टी का और भुट्टो साहब। मेरा ख्याल है कि उनके दिमाग पे ये ज़रूर चीज़ रही। दिस इज़ व्हाट आई फील, दिस इज़ माई असेसमेंट। भुट्टो के आखिरी अल्फाज क्या थे? फिनिश इट, फिनिश इट। थैंक यू सर वेरी मच।